नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की 11वीं क्लास की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे आज के टॉपिक को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। तो बेसिकली हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होती है, क्या उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है। और हम लोगों ने कैसे देखा था कि भाई वैसे हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज करता है जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। ठीक है। और कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इंक्रीज करता है, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, किसी भी ग्रुप में, मान लो कोई ग्रुप है, मान लो कोई ग्रुप है, ठीक है, किसी भी ग्रुप में मान लीजिए, अगर आप नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे के एल एम एन, ये बढ़ती रहेगी, तो न्यूक्लियस से दूरी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। और जितना ज्यादा ये दूरी बढ़ेगी उतना कम अट्रैक्शन का फोर्स होगा, उतना कम अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो भाई सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा जैसे जैसे जो हमारी शेल्स है वो इंक्रीज करेंगी। तो इंक्रीजिंग शेल्स, शेल अगर ग्रुप में याद रखिएगा, शेल अगर इंक्रीज करती है, शेल अगर क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो फिर आप याद रखिएगा कि जो अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा उसका, और जो न्यूक्लियर चार्ज है उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होते रहेगा। जितनी कम दूरी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितनी ज्यादा दूरी उतना कम अट्रैक्शन। ठीक है। ठीक है। अब ये सारी वेरिएशंस जो हम देखते हैं, ये वेरिएशन किस चीज में देखते हैं हम लोग, ये वेरिएशन हम चार्ज में देखते हैं। ठीक है। ये वेरिएशन हम किस में देखते हैं, चार्ज में देखते हैं, फोर्स में देखते हैं। ठीक है। इन सारी चीजों में हम ये वेरिएशन देखते हैं। ठीक है। और अगर हम देखेंगे कि ये वेरिएशंस जो होती हैं, ये हमें लगातार देखने को मिलती है, चाहे हम किसी भी पीरियड में चलें या हम चाहे किसी भी ग्रुप में चले, ये वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, कम ज़्यादा, है ना। एक जगह से बढ़ रहा है, एक जगह से घट रहा है, तो ये वेरिएशन जो होती है हमें देखने को मिलती है। इन्हीं वेरिएशन को हम चेंजेस भी बोलते हैं, और इन्हीं चेंजेस से जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है उसमें कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को अगर आप देखें, नोट कर लें इस कॉपी में, कि दीज चेंजेस अफेक्ट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये वेरिएशन जो होते हैं ये एलिमेंट की वेरियस प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। दे शो ग्रेजुअल वेरिएशन इन ए ग्रुप, वो ग्रेजुअल वेरिएशन शो करते हैं ग्रुप में, और किसमें, पीरियड में। एंड दे रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर, और फिर कुछ इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद वो फिर रिपीट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टीज का। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन, रिपीटिशन होता है प्रॉपर्टीज का। मान लो, ठीक है ना, अब ये प्रॉपर्टीज जो होंगी रिपीट हो जाएंगी, दोबारा से प्रॉपर्टी होगी जो चलने, दोबारा से शुरू हो जाएगी, तो रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो किसी पीरियड में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और इन नॉर्मल एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एक से लेकर 8 तक ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। जब आप लेफ्ट से कहाँ की ओर चलते हैं, राइट की ओर चलते हैं, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज करते रहते हैं। It reaches 8 in group 18 noble gases which show practically no chemical activity under ordinary conditions and their valency is taken as 0। ठीक है। अब देखिए 2, 8, 8, 18। ठीक है। अगर ये फुल भरी हुई है,
तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नोबल गैस में अगर हम देखें तो नोबल गैस में अगर हम देखें तो नियॉन मान लीजिए 10 है, तो 2 8 हो गया, 8 मतलब फुलफिल्ड हो चुकी है ना, फुलफिल्ड हो चुकी है। के एल एम आपने देखा होगा, के एल एम एन, पहले में 2 है, फिर इसमें 8 है, फिर इसमें 8 है, इसमें इस तरीके से भरे होते हैं। तो अगर हम 2 8 करते हैं तो ये 8 जो है कंप्लीटली भरी हुई है, तो इसकी वैलेंसी जो होगी हम 0 लेंगे और ये कोई भी रिएक्टिविटी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर चुका है, स्टेबिलिटी को पा चुका है। ठीक है, अब किसी ग्रुप में, किसी एलिमेंट में वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आप बोलेंगे सर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो के में कितने आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, लेकिन है कितने? 4। तो बचे कितने? 4 बचे, तो वैलेंसी कितनी होगी? 4 की वैलेंसी होगी। अगर मान लो कि ये 8 हो जाते तो भाई कुछ बचता ही नहीं, तो वैलेंसी 0 आती। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो भाई द वैलेंसी है इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ग्रुप नंबर और फॉर ग्रुप्स 1 and 2 और फॉर ग्रुप्स 13 to 17। यानी कि अगर हम देखें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 में और ग्रुप 13 से लेकर 17 में हमें नजर आते हैं, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, अब वैलेंसी इन ए ग्रुप, वैलेंसी इन पीरियड समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी इन ए ग्रुप कर लेते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो सेम रहती है। जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो अगर यहाँ पर वैलेंसी 1 होगी तो नीचे भी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। पीरियड में वैलेंसी इंक्रीज होती है, यहाँ पर 1 होगी तो 2 हो सकता है, इंक्रीज करती रहती है, पीरियड में इंक्रीज करती रहती है। लेकिन ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो वैलेंसी क्या होती है? सेम रहती है। ठीक है, दस वैलेंसी ऑफ ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट एल्कली मेटल इज 1। वही मैंने बोला कि एल्कली मेटल की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। जैसे अगर हम देखें तो सोडियम 11 होता है, 2 8 1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? एक आराम से दे सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? इसकी वैलेंसी आएगी आपकी कितनी? 1। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक जाएंगे तो सारे एल्कली मेटल की वैलेंसी जो होगी 1 निकलेगी। ठीक है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, हाइड्रोजन में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, और ऑक्सीजन के संदर्भ में भी क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट जो होगा वो यूज किया जाएगा। ओके, ठीक है। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट सेल है, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ये सेंटर है। इसके सेंटर में के बाहर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन की इससे जो दूरी होगी वो इसका क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। वो इसको क्या कहलाएगी? रेडियस कहलाएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब इसको आप 3 तरीके से बांट सकते हो। पहला कोवेलेंट रेडियस, दूसरा वंडर वॉल्स रेडियस, तीसरा मेटेलिक रेडियस। तो 3 तरीके से आप इसे बांट सकते हो, कोवेलेंट रेडियस के रूप में, वंडर वॉल रेडियस के रूप में और मेटेलिक रेडियस के रूप में। आप इसे क्या कर सकते हो? बांट सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोवेलेंट रेडियस किसको बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस
हम किसको बोलते हैं? तो कोवेलेंट रेडियस जो होता है 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में मान लो कि ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में दो एटम है ए, तो ए के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इन कोवेलेंट बॉन्ड की जो दूरी होगी इसका हाफ जो होगा वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट रेडियस कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आप कह सकते हैं कि एक एटम की और दूसरे एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है उस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का जो हाफ होता है वो इसका कोवेलेंट क्या होता है? रेडियस होता है। इतना क्लियर है? और जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो हम कह सकते हैं कि आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं हम उसे। आर कोवेलेंट इज इक्वल टू कितना? हाफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये हम उसको कह सकते हैं। दूसरा होता है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है भाई? अगर हम वंडरवॉल रेडियस की बात करें कि दोज एटम्स लाइक नोबल गैसेस विच आर नॉट बॉन्डेड विच ईच अदर। ठीक है, ऐसे एटम जैसे कि नोबल गैसेस होती हैं जो कि किसी का बॉन्डेड नहीं होती हैं, उनमें वीक अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है अगर वो नियर आता है, या हम कह सकते हैं कि वीक अट्रैक्शन फोर्स अगर वो महसूस करती हैं, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। तो वंडरवॉल फोर्स और वंडरवॉल अगर हम देखें रेडियस तो ये वीक फोर्स होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ एडजेसेंट प्लेस एटम, ये हो गया, इसका एडजेसेंट ये हो गया, इसका एडजेसेंट ये हो गया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसका जो हाफ होगा। ठीक है, नोबल गैस में तो वो उसका वंडरवॉल रेडियस चलेगा। ठीक है, अब एक बात को याद रखिएगा कि इनर्ट गैस हैव ओनली वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस जो होता है वो केवल इनर्ट गैस के पास ही होता है। इन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन मेटल्स सॉलिड बोथ कोवेलेंट एंड वंडरवॉल रेडियस एग्जिस्ट। ठीक है, और सॉलिड के नॉन मेटल सॉलिड में जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कोवेलेंट और वंडरवॉल रेडियस दोनों ही क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? नोट कर सकते हो। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगता है कि ये आपको होना चाहिए। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब ये मेटलिक रेडियस। मेटलिक रेडियस किसे कहें? मेटलिक रेडियस को आप क्या बोल सकते हो? क्रिस्टल रेडियस बोल सकते हो। अगर हम देखें तो मेटलिक रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो अगर दो मेटेलिक एटम का क्रिस्टल लैटाइस है मान लीजिए, उनके बीच की जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका अगर आप हाफ कर देते हो, ठीक है, तो वो हम क्या बोलते हैं? मेटलिक रेडियस बोलते हैं। और याद रखिएगा कि मेटलिक रेडियस जो होता है, मेटेलिक रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है। वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर ओके, मैं माफी चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा तबियत सर दर्द मेरा काफी हो रहा है। मैं इसको यहीं पर रोक दूंगा। एटॉमिक रेडियस जो हम ऊपर हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के तक काफी है। थैंक यू।